कॉनकमिटेंट, इसका मतलब होता है कई सारी दवाइयों का एक वक्त में एक साथ देना, इसको हम कहते हैं कॉनकमिटेंट। अब जब सर्जरी होती है, सर्जरी से पहले कुछ दवाइयाँ एक वक्त में एक साथ दी जाती हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है, हर दवाई का काम अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ देखें, पहली दवाई मेरे पास लिखी हुई है H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स क्या करती है? H2 ब्लॉकर्स जैसे कि एग्जाम्पल हो गया H2 ब्लॉकर्स की फॉर्मेटिडीन या फिर रेनिटिडीन। ये क्या करती हैं? ये जो हमारे पास हमारे पेट में तेज़ाब बन रहा होता है, स्टमक में एसिड बन रहा होता है HCl, उसको कम करती हैं, ठीक है, ताकि ऑपरेशन के वक्त एसिड रिफ्लक्स का खतरा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन दवाई दी जाती है, ठीक है। फर्स्ट H2 ब्लॉकर, सेकंड है बेंजोडाइज़ेपिन। बेंजोडाइज़ेपिन जैसे कि एग्जाम्पल होगी बेंजोडाइज़ेपिन की माइडोजिलम या फिर एग्जाम्पल होगी डाइज़बम। ये कि दोनों क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? यानी कि पेशेंट जो इसको एंजाइटी, घबराहट हो रही है, घबराहट को दूर करेंगी और एमनीसिया करेंगी। एमनीसिया मतलब उसको कुछ याद नहीं रहेगा, सर्जरी के दौरान जो कुछ भी होगा उसको याद नहीं रहेगा। थर्ड दवाई हमारे पास हो गई ओपॉइड। ओपॉइड का काम क्या होता है? ये दर्द को कंट्रोल करती है, जैसे कि एग्जाम्पल होगी फेंटेनाइल। ये दर्द को कंट्रोल करेंगी, एज ए पेन किलर काम करेंगी। फोर्थ हमारे पास है एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन बेसिकली क्या करती हैं? ये जो एलर्जी होती है, ठीक है, अगर सर्जरी के दौरान एलर्जी हो जाए तो उससे भी खतरा हो सकता है, तो एलर्जी से बचाती है एंटी हिस्टामिन, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास है एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक मतलब क्या होता है? यानी कि ये क्या करती हैं? बेसिकली उल्टी से बचाती हैं, कोई नौसिया नहीं होगा सर्जरी के दौरान, ना ही वॉमिटिंग वगैरह का खतरा होगा। और हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक दी जाती हैं, एग्जाम्पल है जैसे कि ग्लाइकोपाइरोलेट। ये क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं ब्रेडिकार्डिया को, क्योंकि कुछ एनेस्थीसिया ऐसी होती हैं या अक्सर ऐसी होती हैं जो कि क्या करती दिल की धड़कन को स्लो कर सकती हैं। तो ये ब्रेडिकार्डिया यानी कि इतना दिल की धड़कन स्लो ना हो जाए, उससे प्रिवेंट करती हैं, ठीक है, यानी कि ब्रेडिकार्डिया होने से रोकती हैं, ठीक है। और सांस का जो निज़ाम है उसमें पानी या फ्लूइड्स बनने से ही बचाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो सारी दवाइयाँ हैं, क्या ये देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे क्या होता है कि एनेस्थीसिया जो मेन ड्रग है उसका डोज कम हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारी दवाइयाँ पहले ही दे चुके हैं, तो इससे जो एनेस्थीसिया का डोज होगा वो बहुत कम जाएगा और पेशेंट सेफ रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इतनी सारी दवाएं जब एक साथ दे रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है? नुकसानदेह भी हो सकती हैं। क्या हो सकता है नुकसान? हाइपोवेंटिलेशन हो सकती है। हाइपोवेंटिलेशन मतलब क्या होता है? यानी कि उसको सांस का मसला हो जाएगा, सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना बिल्कुल धीमा हो जाएगा, बिल्कुल स्लो हो जाएगा, तो हाइपोवेंटिलेशन हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स का मिलकर एक साइड इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है कि उसकी क्या हो सकता है? बेसिकली हम बोल सकते हैं उसको, उसके दिल की धड़कन बहुत स्लो हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। अब यहाँ के लिखा हुआ है कॉनकमिटेंट यूज़ ऑफ एडिशनल नॉन एनेस्थेटिक ड्रग। इसका मतलब क्या हुआ? जो ऑपरेशन फॉर एग्जाम्पल किसी का होने वाला है, तो उस पेशेंट, वो जो पेशेंट होता है अक्सर कुछ दवाइयाँ पहले से ही इस्तेमाल कर रहा होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसको पहले से बीमारी थी कोई, तो दवाइयाँ उसकी ले रहा होता है। फिर या फिर कुछ लोग नशा कर रहे होते हैं, तो वो भी बेसिकली ड्रग्स ले रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी क्या करती हैं? एनेस्थीसिया के इफेक्ट को मुतासर कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें अल्कोहलिक्स, एक पर्सन है वो अल्कोहलिक है, यानी कि क्या करता है? रोज़ाना शराब पीता है, ठीक है, तो उसके लीवर में ऑलरेडी क्या हो चुका है? उसके लीवर में ऑलरेडी कुछ एंजाइम, जैसे कि हमारे पास एंजाइम हो गए हेपाटिक, क्योंकि हम लिवर की बात करें तो हेपाटिक माइक्रोसोमल एंजाइम उसके ऑलरेडी क्या है? ज़्यादा बनने लगे हैं, ठीक है। अब ये एंजाइम अगर हम एनेस्थीसिया देंगे एक नॉर्मल डोज पे, तो एनेस्थीसिया का क्या कर देंगे? एनेस्थीसिया वाली ड्रग को बहुत जल्दी जल्दी तोड़ देंगे और उसका असर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इन पेशेंट में, यानी कि अल्कोहलिक्स जो पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उनमें एनेस्थीसिया का डोज ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उनके एंजाइम ज़्यादा बन रहे हैं और ज़्यादा जल्दी चीज़ों को तोड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से सेकंड यहाँ पर एग्जाम्पल होगी ड्रग एब्यूसर, यानी कि वो लोग जो नशे वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑपियोइड हो गए, कुछ ऐसी दवाई ले रहे हैं जो कि उनकी बॉडी को नशा कर रहा है, ठीक है। अब इनकी बॉडी जैसे कि ऑपियोइड फॉर एग्जाम्पल कोई ले रहा है, दर्द को ख़त्म करने वाली दवाई ले रहा है, तो इनकी बॉडी ऑपियोइड की पहले ही आदी हो चुकी है, ठीक है। अगर हम उनको एनेस्थीसिया के लिए ऑपियोइड का नॉर्मल डोज देंगे तो वो उनकी बॉडी पे अफेक्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या चाहिएगा? ऑपियोइड का थोड़ा ज़्यादा लेवल चाहिएगा उनकी बॉडी पे असर करने के लिए, ठीक है। इनको भी आधा डोज चाहिएगा। स्टेज एंड डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। स्टेज का मतलब क्या होता है? जब किसी मरीज़ को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाए और वो एनेस्थीसिया जो कि उसकी पूरी बॉडी को क्या करते हैं? पूरी बॉडी को सुन्न कर दे बिल्कुल, तो हम ऐसे एनेस्थीसिया को 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होता है? इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? मरीज़ स्लोली अनकॉन्शियस हो रहा होता है, पेन फ्री स्लोली हो रहा होता है। इसका मतलब ये होता है, इंडक्शन को अगर हम आम अल्फाज में डिफ़ाइन करें तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है? एनेस्थीसिया देना स्टार्ट करने से लेकर, हमने स्टार्ट किया एनेस्थीसिया, तो सर्जरी जब तक प्रॉपर सर्जरी का पीरियड ना आ जाए तो उस पीरियड को हम कहेंगे इंडक्शन, यानी कि अभी पेशेंट तैयार हो रहा है सर्जरी के लिए, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, स्लोली क्या हो रहा है? अनकॉन्शियस हो रहा है। सेकंड स्टेज होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस स्टेज। क्या कहते हैं? मेंटेनेंस स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है? जब सर्जरी चल रही होती है और तो उसको कंटिन्यूसली क्या दिया? कंटिन्यूसली उसको एनेस्थीसिया सप्लाई किया जाता है, स्लोली डोज बाय डोज सप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मेंटेनेंस स्टेज। जब तक कि पेशेंट की जो सर्जरी है पूरी मुकम्मल तरह से ना हो जाए,
तो उसको इस स्टेज में रखना होता है, ठीक है। मेंटेनेंस का काम क्या होता है कि इसका काम बेसिकली ये होता है कि जो सर्जिकल एनेस्थीसिया को बरकरार रखना, यानी कि उसकी डोज बरकरार रखना, ठीक है। अब थर्ड स्टेज हमारे पास होता है रिकवरी स्टेज। इसमें क्या करते हैं, जब सर्जरी ख़त्म हो गई फॉर एग्जांपल, तो अब ये जो डोज दे रहे थे स्लोली ये डोज देना बंद कर देंगे। जब ये डोज देना बंद हो गई, इसके बाद क्या होगा, लीवर और किडनी अपना काम करेंगे और बॉडी से हमारा जो एनेस्थीसिया होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगेगा, वो डिपेंड करता है कि एनेस्थीसिया कौन सा यूज़ हुआ था। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेप्थ का मतलब होता है गहराई। तो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया का मतलब क्या है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग जो है किस हद तक डिप्रेस हो चुका है, यानी कि कौन सा एनेस्थीसिया यूज़ किया है कि उससे दिमाग किस हद तक डिप्रेस हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर हम बोलें बहुत डेप्थ एनेस्थीसिया, इसका मतलब क्या है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत डिप्रेस्ड हो गया है। अगर थोड़ा सा डेप्थ में था एनेस्थीसिया, इसका मतलब क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम थोड़ा अवेयर था, इतना डिप्रेस नहीं हुआ, ठीक है। यह हर पेशेंट के हिसाब से एनेस्थीसिया का एडजस्टमेंट होती है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। पहला स्टेज क्या है, हमारा पहला स्टेज है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब होता है जब किसी एडल्ट को, जब किसी बड़े शख्स को क्या दिया जाए, जैसे कि एडल्ट मतलब क्या, अबव 18 एज का हो, ठीक है। उसको एनेस्थीसिया जो दिया जाता है थ्रू इंट्रावीनस यानी कि वीन के जरिए दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लफ्ज़ लिखा हुआ है एडल्ट, यहाँ पर चिल्ड्रन क्यों लिखा हो, देखिए चिल्ड्रन में क्या होता है, चिल्ड्रन में अमूमन आईवी ढूंढना मुश्किल होता है, उनकी वेन्स कमज़ोर थी, दिख नहीं रही थी साफ साफ, ठीक है। तो उनमें जो चिल्ड्रन में इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वो एनेस्थीसिया देते हैं थ्रू इनहेलेशन वाला। लेकिन जब बड़े हैं तो बड़े में आसान है ढूंढना, ठीक है। तो अब यहाँ पर बड़े की बात हो रही है, तो बड़ों में देते हैं इंट्रावीनस के जरिए, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया इंट्रावीनस एनेस्थीसिया की प्रोपोफोल, ठीक है। अब ये दिया, अब तकरीबन 30 से 40 सेकंड में बंदा क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेहोश हो जाएगा, ठीक है। बंदा बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, उसके बाद क्या होगा, और ड्रग कौन से, जैसे कि हमारे पास ड्रग हमने बात की थी, बहुत सारे ड्रग होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। एनेस्थीसिया बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, तो बहुत सारे ड्रग जो जैसे कि जो सांस के जरिए फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाले, तो बहुत से ड्रग साथ दिए जा रहे होंगे, ठीक है। अगर बच्चे की बात हो रही तो बच्चे में दिए जा रहे हैं बेसिकली थ्रू इनहेलेशन, और अगर बड़े की बात है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो थ्रू इंजेक्शन के जरिए दिए जा रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे ड्रग क्यों दिए जा रहे हैं, इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि जो हमारी सर्जरी है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो सके, और जो सर्जरी के लिए एक प्रॉपर गहरा हम बोल सकते हैं एनेस्थीसिया चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर बेहोशी जो चाहिए वो मिलती रहे, ठीक है। अच्छा, अब अक्सर इस वक्त पर क्या होता है, एक और हम देते हैं इंजेक्शन, जो कि क्या करते हैं, मसल को रिलैक्स भी करता है। बात की कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, तो उसमें एक ड्रग होता है जो कि मसल को रिलैक्स करता है, ठीक है। ताकि जो मसल को रिलैक्स क्यों करता है, ताकि जो हम ट्यूब डालेंगे गले में, इंट्यूबेशन यानी कि जो गले में ट्यूब डालेंगे वो डालना आसान है, और बहुत से उसके काम होते हैं कि मसल जब रिलैक्स होंगे तो सर्जरी आराम से हो पाएगी, ठीक है। अब मसल रिलैक्स करने वाली दवाइयाँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होती हैं, एक एग्जाम्पल है हमारे पास रोकिरिनम, वैक्यूरिनम और सक्सिनाइल कोलिन, ये सारी ड्रग कौन सी हैं, ये मसल रिलैक्सेंट हैं, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे हैं तो बच्चों में आईवी एक्सेस ढूंढना मुश्किल होता है, ठीक है। तो उनको फिर सांस के ज़रिए देंगे एनेस्थीसिया, ठीक है। अब बच्चों के लिए हम ऐसी इनहेलेशन एजेंट यूज़ करते हैं जो नाक में बिल्कुल भी जलन पैदा ना करें, सॉफ्ट हो, जैसे कि हेलोथीन हो गया, सेवोफ्लोरिन हो गया, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि अब हमने एनेस्थीसिया को बरकरार रखना है, ठीक है। अब जब किसी मरीज़ को दे दिया एनेस्थीसिया, उसके बाद क्या होगा, सर्जरी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है पेशेंट, तो उस स्टेज में हम कहते हैं बिल्कुल तैयार है, अनकॉन्शियस है पेशेंट, उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, यानी कि इस स्टेज को क्या कहेंगे, मेंटेनेंस स्टेज, ठीक है। अब इस फेज में क्या करते हैं, कंटिन्यूसली पेशेंट के जो वाइटल सिग्नल जैसे कि दिल की धड़कन हो गई, ठीक है, सांस का निज़ाम हो गया, खून का प्रेशर होता है, और ये सब चीज़ें क्या की जाती हैं, बेसिकली कंटिन्यूसली मॉनिटर की जा रही होती हैं, ठीक है। मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि जो एनेस्थीसिया है उसका लेवल ज़्यादा ना हो ना ही कम हो, बिल्कुल ठीक बैलेंस पर रहे, ठीक है। अब एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, अक्सर जो वोल्टाइल एनेस्थेटिक होते हैं, ठीक है, वोल्टाइल एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं मेंटेनेंस के लिए। ये बेसिकली क्या होते हैं, वोल्टाइल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, बेसिकली गैसेस होती हैं जो कि सांस के जरिए दी जाती हैं। इससे क्या होगा, एनेस्थीसिया का कंट्रोल बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो इनहेलेशन एजेंट्स होते हैं, जैसे कि बात करें हम इनहेलेशन एजेंट, जो कि इनहेलेशन एनेस्थीसिया बेसिकली ये दर्द को कम नहीं करते, सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ ये बेहोश करते हैं, अनकॉन्शियस करते हैं। तो इसके साथ इनहेलेशन जब एनेस्थेटिक यूज़ कर रहे हैं तो साथ में हमें ओपॉइड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ओपॉइड क्या होते हैं, बेसिकली ओपॉइड दर्द को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल ओपॉइड की है फेंटेनाइल एक आम ओपॉइड है जो कि एनेस्थीसिया में इस्तेमाल करते हैं, दर्द को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है, रिकवरी का मतलब क्या होता है, अब जो सर्जरी थी वो ख़त्म हो गई, इसके बाद क्या होगा, जो सप्लाई हो रही थी, कंटिन्यूस सप्लाई हो रही थी एनेस्थीसिया की, इसको बंद कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, अब जो रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, किस तरीके से होगा,
ठीक है। अब रिकवरी का जो प्रोसेस है बेसिकली इंडक्शन का उलट है। इंडक्शन में क्या हो रहा था, दवा सप्लाई हो रही थी कंटिन्यूसली ना, तो रिकवरी में क्या होगा, जो एनेस्थीसिया दे रहे थे एनेस्थीसिया वो जाके कहाँ एक्ट कर रहा था, ब्रेन पे एक्ट कर रहा था। इसमें क्या होगा, रिकवरी में आपने देना बंद कर दिया एनेस्थीसिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, दवा ब्रेन से निकल कर बॉडी के पार्ट में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी, फैलना शुरू हो जाएगी। इसको हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो जो रिकवरी होता है, रिकवरी होती कैसे, रिकवरी का जो मेन रीज़न होता है वो किस तरीके से होता है कि भाई दवा का मेन साइट ऑफ एक्शन क्या था, ब्रेन था, ब्रेन पे एक्ट कर रहा था, तो ब्रेन से निकल कर ये बॉडी में स्प्रेड हो गई, तो रिकवरी स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो रिकवरी का मेन रीज़न क्या होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता, बल्कि साइट ऑफ एक्शन से दवा का निकल के बॉडी में स्प्रेड हो जाना, दैट इज़ रिकवरी। ठीक है, ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है। अगर सर्जरी में हमने क्या दिए थे, मसल रिलैक्सेंट दिए थे जो कि अभी तक बॉडी में असर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि पूरे मेटाबोलाइज नहीं हुए, तो उनको रिवर्स करने के लिए भी स्पेशल एंटीडोट्स होते हैं। ठीक है। अब जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है बेसिकली वो पेशेंट को ध्यान से देख रहा होता है, हर चीज़ कंफर्म कर रहा होता है कि पेशेंट की सांस सही से चल रही है नहीं चल रही। ठीक है। पेशेंट की सांस अपने आप चल रही है, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन हो रही है, क्योंकि हमने जब पढ़ा था एनेस्थीसिया में क्या था, हमने देखा था कि स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन को बंद कर देते हैं। ठीक है। यानी कि सांस उनकी हल्की हल्की हो जाती है, स्लो सांस एनेस्थीसिया में जाती है। ठीक है। अब हमने एनेस्थीसिया देना बंद कर दिया तो हम देखेंगे कि सांस वापस नॉर्मल हो जाए। ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। रिफ्लेक्सेस जो हैं उसके हमने बात की थी कि जब हमने एनेस्थीसिया दिया तो हमने जो इसके रिफ्लेक्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कफिंग रिफ्लेक्स होता है हमारे पास, और बहुत सारे चॉकिंग रिफ्लेक्स, ये सब कुछ ना बंद कर देते हैं कि ना आए। ठीक है। तो अब वो रिफ्लेक्सेस वापस आ जाने चाहिए, प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे हर चीज़। ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त के पेशेंट को हम डिलेड साइड यानी कि इफेक्ट के लिए ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है जो अक्सर ओपॉइड पेन किलर की वजह से हो सकती है, जो सर्जरी के बाद दर्द को कम करने के लिए दिए जाते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं पेशेंट। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, इसी इसमें लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। इसका मतलब क्या होता है, गहराई। ठीक है। अब किसकी गहराई, एनेस्थीसिया की गहराई। ठीक है। एनेस्थीसिया के दौरान क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा दिमाग का निज़ाम ग्रेजुअली स्लोली यानी कि ज़्यादा डिप्रेस होता है। ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमारा जो ब्रेन का काम धीरे धीरे स्लो हो रहा है। ठीक है। तकरीबन 4 स्टेज होते हैं इसके। एक होता है हल्का बेहोशी का स्टेज, यानी कि अभी तक पूरा इंसान पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं हुआ, हल्का हल्का होश में। ठीक है। स्टेज 2 हमारे पास होता है एक्साइटमेंट का स्टेज, जिसमें पेशेंट हिल सकता है, कभी कभी अजीब हरकतें भी कर सकता है। ठीक है। क्योंकि उसके दिमाग का एक हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाके ड्रग एक्ट कर रही होती है। ठीक है। थर्ड स्टेज हमारे पास होता है सर्जिकल एनेस्थीसिया, जो कि आइडियल स्टेज होता है। ठीक है। ये वो स्टेज होता है जब जो पेशेंट होता है, मरीज़ बिल्कुल तैयार होता है सर्जरी के लिए। ठीक है। बिल्कुल बेहोश है, नो रिएक्शन, नो मूवमेंट और नो बेसिकली इसको पेन कुछ फील नहीं होगा। ठीक है। आइडियल स्टेज कौन सा है, स्टेज 3। ठीक है, सर्जिकल स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज होता है हमारे पास ओवरडोज का स्टेज। अगर फॉर एग्जांपल ओवरडोज हो जाए तो ये बहुत डेंजरस है। ठीक है। इसमें सांस और दिल के बंद होने का खतरा बहुत होता है। अब एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो स्टेज है, हम पहले के जो ओल्ड ड्रग थे, पहले ज़माने में क्या थे, ओल्ड ड्रग जैसे कि हमारे पास ईथर हो गया, ईथर का यूज़ करते थे एनेस्थीसिया के तौर पे। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होता, तो जो ओल्ड ड्रग्स है हम उनमें ये जो स्टेज है प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, लेकिन अब जो ड्रग हैं वो बिल्कुल उनमें ये स्टेज हम क्लियरली नहीं देख सकते, क्योंकि वो फ़ौरन काम करते हैं, फास्ट काम करते हैं, तो ये स्टेज हम क्लियरली उनमें नहीं देख सकते। तो याद रखना है, ये ओल्ड ड्रग में हम स्टेज क्लियरली देख सकते हैं।